वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लाया हूँ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के अंदर शेयर कैपिटल का टॉपिक। हमने पिछली क्लास यानी 8th क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने शेयर कैपिटल की कुछ थ्योरीज और बेसिक्स के बारे में चर्चा करी थी। आज का हमारा टॉपिक इसकी जर्नल एंट्रीज को लेके है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जर्नल एंट्री, उसकी कैलकुलेशंस और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं जानता हूँ आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ड्रैग मत कीजिएगा। कभी कभी थोड़ी सी लंबी क्लास भी चल जानी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास के अंदर। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश, यानी अगर हम कैश में इशू करें तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है। जैसे कि आपको पता है इशू ऑफ शेयर एट पार ही पढ़ रहे हैं पहले हम। डिस्काउंट पे तो होता नहीं है, प्रीमियम पे हो सकता है, उसमें प्रीमियम की अमाउंट और ऐड हो जाती है। क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं ज़रा देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो पैसा आया, बैंक डेबिट होगा। किस चीज़ के लिए आया? शेयर एप्लीकेशन के लिए आया, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। आता है आप लोगों को ये। उसके बाद हम इसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं एप्लीकेशन मनी को, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी आप लोगों को याद होगी। उसके बाद आगे बढ़ें तो अलॉटमेंट का प्रोसीजर आता है। अलॉटमेंट पे हम लोगों के घर, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनके घर लेटर भेजते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको शेयर अलॉट हो गए हैं कंपनी के, तो आप इस लेटर के मिलते ही आप अलॉटमेंट मनी और हमें प्रोवाइड करें। तो अलॉटमेंट मनी के लिए क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं? पहले आप लेटर भेजते हो तो आप पैसा मंगवाते हो, इस बार पैसा मांगने की एंट्री यानी कॉल करने की एंट्री होती है। जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो उसे डेबिट करते हो। जैसे कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट करना है आपको, तो आप शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे। फिर जब उनसे पैसा मिलेगा तो आपकी अगली एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो आपको ये एंट्रीज आती हैं। ऑब्वियसली अलॉटमेंट के बाद क्या होना है? फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की एंट्री होनी है। तो जब आप फर्स्ट कॉल मांगोगे तो क्या एंट्री करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब इसकी अमाउंट मिल जाएगी तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बिल्कुल बेसिक एंट्रीज थी, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है जब आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अब आप सेकंड या फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो एक ही बात है, सेकंड और फाइनल कॉल एक साथ देख लेते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ मांगते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको क्या करना होता है? मांगते समय आप उसकी एंट्री के अंदर उसको डेबिट करोगे और शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट या शेयर सेकंड कॉल डेबिट या शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो भी आपका वर्ड है वो आप लिखोगे, टू शेयर कैपिटल करोगे। ठीक है, उसके बाद जब वो पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, और फाइनल कॉल है तो शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी एंट्री मांगते हैं वो डेबिट हो जाती है और टू शेयर कैपिटल हो जाता है। मिलने वाली एंट्री में क्या करते हैं? बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कर देते हैं। आगे देखते हैं। अब दोस्तों अगर इसकी हम बात करें इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो देखो ये थ्योरेटिकली और हमारे पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसको एक बार ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है? आप लोगों को पता है, बस फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करते हैं तो वो प्रीमियम पे इशू होता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारी बातें हैं, तो आओ जरा देखते हैं। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसमें क्या लिखा है? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम इम्प्लाइज दैट शेयर्स आर मोर देन इशूड एट मोर देन देयर फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का शेयर है, वो 120 रुपीज़ में अगर इशू करते हैं तो आप 20 रुपये ज़्यादा पे इशू कर रहे हो। 20 रुपये ज़्यादा पे इशू करने का मतलब होता है कि आप 20 रुपये प्रीमियम ले रहे हो उनसे। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the amount received on the credited to security premium reserve account। देखिए ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं हमारे लिए क्या है? SPR है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये कहाँ क्रेडिट होने चाहिए? शेयर कैपिटल में? जी नहीं, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जानी चाहिए 20 रुपीज़। इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। तो आपने पहली बात क्या सीखी कि प्रीमियम जो मिलता है आपको वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, और सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम यूज्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। ठीक है, तो आप केवल जो निम्न अभी हम फॉलोइंग 5 पर्पजेस की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 52(2) में लिखा है कि कब कब आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, यानी वो जो आपने 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए ना, उनका यूज़ कैसे कर सकते हो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं जरा। टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर। तो देखो आप जब बोनस शेयर दोगे उसमें काम में ले सकते हो, बशर्ते वो बोनस शेयर
फुल्ली पेड अप हो, पार्टली पेड अप ना हो। वैसे बोनस शेयर सारे फुल्ली पेड अप ही होते हैं, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू द शेयर होल्डर में आप ये काम में ले सकते हो। दूसरा और तीसरे को याद रखने का तरीका है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और तीसरा है टू राइट ऑफ कमीशन पेड और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। देखो दोनों में क्या है, आप है ना अपने खर्चे को खत्म कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, आपकी इनकम है, आप एक इनकम से एक दूसरे नुकसान को राइट ऑफ कर सकते हो। वो सेक्शन 52(2) आपको अलाउ करता है। कौन से दो खर्चों के लिए, एक तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी जानते हो ना, बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं उन सबको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, उन्हें राइट ऑफ करने के लिए। दूसरा, टू राइट ऑफ द कमीशन पेड और एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। आपने वो अंडर राइटिंग कमीशन वर्ड सुना ही होगा। वो जो अंडर राइटिंग कमीशन का खर्चा होता है, उस तरीके का अगर कोई ब्रोकरेज या दूसरा खर्चा है तो आप उसे भी राइट ऑफ कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू, ठीक है। तो 3 टॉपिक पढ़ लिया आपने। चौथा, टू पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे इशू पे जो प्रीमियम मिलता है वो हमारी इनकम होती है, तो अगर हम रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसान हुआ। अगर हमने कहा कि भाई हम जब आप पैसे वापस लेने आओगे, यानी जब हम रिडीम करेंगे शेयर्स, तब हम 100 के बदले 110 चुकाएंगे, तो वो जो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा चुका रहे हैं वो हमारा लॉस है। तो वो जो 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा लॉस है उसे हम राइट ऑफ करेंगे कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से पे करने के लिए यूज कर सकते हैं हम। और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68। तो आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है, इक्विटी शेयर्स को, अपने जो इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं उनको बायबैक करने के लिए। बायबैक है ना रिडम्पशन का ही दूसरा नाम है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के लिए तो रिडम्पशन वर्ड यूज कर लेते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर के लिए ना बायबैक वर्ड यूज करते हैं रिडम्पशन की जगह, ठीक है। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हुए, एक बार फिर से बात करें। पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। फिर सेकंड और थर्ड क्या हो गए आपके, एक तो राइट ऑफ करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, और दूसरा राइट ऑफ करना है वो अंडर राइटिंग कमीशन जैसे खर्चों को। फिर आप इसको किस लिए यूज कर सकते हो, आप जो रिडम्पशन के समय प्रीमियम देते हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का हो चाहे डिबेंचर का हो, किसी का भी हो, उसे यूज कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट, अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 52, आप इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा नोट्स में। आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज की, कि अगर प्रीमियम पे अलॉटमेंट होनी है तो क्या होना है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैंने बताया 20 रुपये प्रीमियम है तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट होगा। कौन सी एंट्री में होगा, देखिए इसका जवाब ये है कि जब भी प्रीमियम के ना मेंशन हो, अगर मान लो मेंशन है फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है तो फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर वाली एंट्री में कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसमें है उसी में क्रेडिट कर देना। लेकिन अगर मेंशन ना हो कि कब है प्रीमियम, तो आप हमेशा इसे अलॉटमेंट पे मानते हैं, तो इसीलिए इसको अलॉटमेंट पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज की कुछ बेसिक सी बातें। अब वो फोर फीचर इशू रिजर्व है उसकी भी बात करेंगे। पहले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन या और ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। वैसे तो मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में जो थ्योरी की क्लास थी उसमें समझाया था, एक बार फिर इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है, when the number of shares applied for is less than the number of shares issued, ठीक है। जब आपने नंबर ऑफ शेयर अप्लाई किए हैं, वो इशू से कम हो, मतलब हमने इशू किए थे मान लो 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आई 8,000, तो ये क्या हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। दिस इज सब्जेक्ट टू द क्वालिफिकेशन दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज एट लीस्ट बीन रिसीव्ड। आपको पता है ये क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन का मतलब है कि सेबी कहता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिला है, अगर आपको 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिला है तो आपको सारे शेयर होल्डर के पैसे लौटाने होंगे और एक फ्रेश इशू फिर से बाजार में लेके आना होगा। बहुत बड़ी कंडीशन है कि आपने मान लीजिए 10,000 शेयर्स थे 100 रुपीज़ वाले आपने इशू किए थे, और उसमें से अगर आपको 9,000 से कम एप्लीकेशंस आई हैं तो आपको सब लोगों को पैसे वापस देने पड़ेंगे और एक नया फ्रेश इशू आपको फिर से बाजार में लाना पड़ेगा एज पर सेबी। चलिए आगे बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि ज़्यादा आ गए, 10,000 इशू किए थे, एप्लीकेशंस ज़्यादा आ गई। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड,
ठीक है, अप्लाइड ज़्यादा आ गए, हमने ऑफर कम किए थे, तो इट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। अब समस्या तो खड़ी हो गई, एप्लीकेंट्स तो ज़्यादा हैं, किसको नाराज़ करें, किसको मना करें, तो इसका सोल्यूशन क्या निकालें। सोल्यूशन के लिए क्या लिखा है, सुनना ज़रा। द ऑप्शंस अवेलेबल विद द कंपनी टू डील विद द मनी रिसीव्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शंस आर, भाई आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन मेक फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स एंड टोटली रिजेक्ट द अदर्स। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है कि कंपनी के शेयर किसको दें। अगर वो चाहते हैं कि थोड़े शेयर हम लोग इनको तो मना करेंगे ही नहीं, इन लोग ये तो बड़े बढ़िया लोग हैं, इनको तो सारे जितने मांगे उतने दे दो, और ये जो है ना ये राइवल्स हैं हमारे, इनको एक भी शेयर नहीं देंगे, तो कंपनी के पास चॉइस है, वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो वो चाहे तो किसी को सारे जितने उसने मांगे उतने दे सकती है, और चाहे तो किसी को भगा भी सकती है कि नहीं हम आपको शेयर नहीं देंगे, आपके पैसे वापस ले लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या ऑप्शन है उनके पास, दे कैन मेक अ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, जब कोई अप्लाई करे ज़्यादा के लिए और हम उसको अलॉट करें कम, तो उसे बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। It means the proportion is determined by the ratio which the number of shares to be allotted bear to the number of shares applied। आप ये समझ लीजिए कि एक रेशो है, जैसे 5:4, किसी ने 5 शेयर मांगे तो मैं उसको 4 दूंगा, अगर उसने 10 मांगे तो मैं उसे 8 दूंगा, 100 मांगे तो उसको 80 दूंगा। 5:4 एक प्रोपोर्शन बना दिया हमने। ठीक है। थर्ड, दे कैन अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबो टू अल्टरनेटिव्स। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कॉम्बिनेशंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं ऑल्टरनेटिव्स का, यानी कुछ लोगों को पूरे दे दो, कुछ को भगा दो और कुछ को प्रोराटा बेसिस पे दे दो। आप जैसा भी चॉइस करना चाहो, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब बात करते हैं वर्ड कॉल्स इन एडवांस की। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस भी वैसे मैंने उस दिन बताया था, किसी और चर्चा करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। A company can accept advance payment from any shareholder in respect of the shares held by them, although calls have not been made on them। हम है ना किसी भी शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, अगर वो दे रहा है तो, बेशक उसने अभी तक हमने कॉल मांगी नहीं है, तब भी ले सकते हैं। इफ़ इट इज़ ऑथोराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, लेकिन ऐसा तब कर सकते हैं जब हमारे AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ हो। अ शेयर होल्डर में पे the whole or a part of the unpaid amount as call in advance, although it has not been called up. This is called calls in advance and a separate account having the title is opened। देखिए, जब आपको एक्स्ट्रा पैसा पहले ही मिल जाता है तो आप क्या करते हो, एक नया अकाउंट खोलते हो और उसे, जैसे मान लो आपको शेयर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का पैसा वो पहले ही दे गया, तो आप ये नहीं लिखेंगे टू शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आप क्या लिखेंगे, बैंक डेबिट टू शेयर टू कॉल्स इन एडवांस। आप एक नया अकाउंट खोलेंगे, ये नहीं कि हाँ भाई शेयर होल्डर ने बोला है फाइनल कॉल का पैसा है तो हम टू शेयर फाइनल कॉल लिख दें। भाई शेयर फाइनल कॉल तो आपने मांगी नहीं ना अभी तक, जो चीज़ मांगी नहीं उसे अभी कैसे क्रेडिट कर लोगे, तो आपके उनसे अकाउंट को क्रेडिट करोगे, टू कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करोगे। देन द कॉल्स आर मेड ड्यू देन इट एडजस्ट अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कॉल। अब मान लो आप एंट्री पे आ जाइए सीधा, है ना, तो मान लीजिए आपने एंट्री कर दी पैसा मिलने की एंट्री क्या कर दी, बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब मान लो ये कॉल्स इन एडवांस थी शेयर सेकंड कॉल की, तो अब जब सेकंड कॉल मिलने वाला दिन आएगा ना, उस दिन आपको इसे एडजस्ट करना होगा। कैसे एडजस्ट करोगे, इस कॉल्स इन एडवांस को कर देना डेबिट और टू शेयर सेकंड कॉल लिख देना। जैसे मान लो पैसे मिलने की क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, तो आप क्या एंट्री करोगे, बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। आया समझ में। अच्छा, तीसरी बात, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्या कॉल्स इन एडवांस पे, तो जी हाँ, सरकार ने बोला हुआ है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट की रेट कितनी है, टेबल एफ में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट की रेट है 12%। ये बात याद रख लेना। कॉल्स इन एडवांस पे रेट है 12% और कॉल्स इन एरियर पे है 10%। ठीक है, एडवांस पे 12% है, ये हमें देनी होती है, हमें मिलेगी या देंगे, भाई किसी ने पैसे हमें एडवांस में दिए तो हम बदले में क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट हम उसे देंगे, हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, तो एक्सपेंस कितना, क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये खर्चा तो डेबिट हो जाएगा, पेमेंट करी तो टू बैंक हो गया। रेट कितनी रखेंगे, 12%। देखो कितनी जाती हुई हमारे साथ। कॉस्ट इन एरियर पे हमें इंटरेस्ट मिलना होता है और कॉस्ट इन एडवांस पे देना होता है। कॉस्ट इन एरियर पे रेट रखा सरकार ने 10%, जो हमें मिलना है वो तो 10% है, लेकिन जो हमें शेयर होल्डर को देना है वो कितना है, 12%। जाती है ना कंपनी के साथ, लेकिन क्या करें, है तो है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा कॉस्ट इन एडवांस कहाँ पे आता है अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो? कॉस्ट इन एडवांस आता है करंट लाइबिलिटीज़ में, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है इसमें। कॉस्ट इन एरियर क्या टॉपिक पढ़ते हैं हम। कॉस्ट इन एरियर क्या होता है? कॉस्ट इन एरियर, व्हेन अ शेयर होल्डर डिफॉल्ट्स टू पे द अमाउंट कॉल ड्यू विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। देखो जब वो डिफॉल्ट करता है, ठीक है, जब वो डिफॉल्ट करता है पैसे चुकाने में, यानी पैसा नहीं दे पाता विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी उसको एक समय दिया जाता है, उतने समय में वो पैसे नहीं दे पाता, देन द अनपेड अमाउंट इज कॉल्ड, जो तो पैसा हमें उससे नहीं मिला वो कॉज इन एरियर कहलाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पास सेपरेट एंट्री। देखो ये जरूरी नहीं है, इसमें कॉल्स इन एडवांस में जरूरी होता है सेपरेट एंट्री पास करना, इसमें जरूरी नहीं है कि आप कॉल्स इन एरियर्स की अलग से एंट्री पास करो। बट इफ देयर इज एन इंस्ट्रक्शन टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट देन द फॉलोइंग एंट्री शैल बी पास। लेकिन अगर करनी हो तो क्या करेंगे? देखो कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी था, पहले ही पैसा मिल गया, और कॉल्स इन एरियर हमारे लिए असेट है, मांगने का हक रखते हैं, और हक जो होते हैं वो असेट्स होती हैं। तो कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगी हमारे लिए? डेबिट टू जिस चीज़ पे वो नहीं मिली, जैसे अलॉटमेंट पे नहीं मिली तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कोई भी एंट्री कर सकते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर पे भी। क्लियर है? अच्छा, जब वो पैसा मिल जाएगा, मान लो थोड़े टाइम बाद हमें वो कॉल्स इन एरियर का पैसा रिसीव हो गया, तब क्या एंट्री करेंगे? बहुत सिंपल सा है, पैसा मिल गया तो बैंक डेबिट, और किस चीज़ का मिला? कॉल्स इन एरियर का, तो कॉल्स इन एरियर को कर दो क्रेडिट। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर की एंट्री क्या होगी? इस बार सोचो, पैसा जाएगा या आएगा? मिलेगा। कॉस्ट इन एरियर मतलब बकाया पैसा था, किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो हम उससे कहेंगे पैसा लेके आया, चल इस पे ब्याज भी लेके आ, तो इंटरेस्ट हमें मिलेगा, और मिलेगा तो क्रेडिट होगा, इनकम है ना। तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर, और इसका रेट कितना है दोस्तों? इसका रेट है 10%। ठीक है, कॉस्ट इन एरियर पे 10%। चलिए आगे देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद है मैंने आपको बताया था वेंडर वाला टॉपिक है ये। वेंडर से जब हम उसकी कोई मशीनरी खरीद के लाते हैं, बदले में उसको कैश देने के बजाय क्या दे देते हैं? हम कहते हैं हमारी कंपनी के शेयर ले ले, तो अदर देन कैश का टॉपिक आ जाता है। तो अभी हमने कंसिडरेशन फॉर कैश किया था, अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अदर देन कैश का। अ कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय एक्वायरिंग सम असेट्स फॉर रनिंग बिजनेस और to the promoters for rendering services to the company. Such issue of shares is termed as issue of shares for consideration other than cash, as there is no receipt of cash for the shares, है ना। तो जैसा आप लोगों को पता चल गया है कि भाई हम एक चालू बिजनेस खरीद रहे हैं, चालू बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीद रहे हैं, बदले में पैसा देने की बजाय हम क्या दे रहे हैं? शेयर। अब एक बात बताओ, शेयर हमने इशू कर दिया उसके नाम पे, क्या बदले में हमें कैश मिला? जी नहीं, हमने उसकी कोई एसेट ले लिया, उसका पूरा रनिंग बिजनेस ले लिया, तो इसलिए इसी को बोलते हैं अदर देन कैश का टॉपिक। दे कैन बी इशूड एज फुली पेड शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। पहला पॉइंट, इशूड ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर को दे सकते हो। बी पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर को दे सकते हो। तो भाई प्रमोटर को दोगे तो क्या एंट्री बनेगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो प्रमोटर को देते हैं तो प्रमोटर का काम क्या होता है? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, तो इसको कौन से एक्सपेंसेस में डेबिट कर देते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब वेंडर से शेयर खरीद के लाते हैं, जब वेंडर को मशीनरी वगैरह खरीद के लाते हैं और बदले में शेयर इशू करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं? तब एंट्री होती है फॉर परचेज ऑफ असेट्स फ्रॉम वेंडर। देखो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, एक तो क्या कि हम उससे केवल एक असेट लेके आए, दूसरा ऑप्शन क्या, हम उससे है ना पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस खरीद लें। जब केवल असेट लाओगे तो एंट्री करोगे सन्ड्री असेट डेबिट टू वेंडर। जैसे मान लो मशीनरी लाए राम लिमिटेड से, तो क्या एंट्री हो गई? मशीनरी डेबिट टू राम लिमिटेड। और अगर पूरा बिजनेस खरीद लाए तो जो जो असेट्स उसकी खरीद के लाए हो सारी डेबिट कर देना। फिर एक लाइन को खड़ना रखना खाली, ये जो लाइन है ना ये अभी मत लिखना, और ये कैपिटल जरूरी मत लिखो। आप क्या लिखोगे? पहले सन्ड्री असेट्स को डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो, वेंडर को क्रेडिट कर दो। वेंडर को किस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं? परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में कम पड़ती है तो गुडविल लिख देना, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में कम पड़ती है तो कैपिटल रिजर्व। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, आओ एक बार फिर से देखते हैं। देखो आप पहले जो भी असेट्स खरीद के लाओगे उन असेट्स को डेबिट कर देना लाइन से, मशीनरी, स्टॉक, जो भी ला रहे हो सारी असेट्स डेबिट। फिर जो भी लाइबिलिटीज़ ला रहे हो उनको क्रेडिट कर देना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जो भी लाइबिलिटीज़ ला रहे हो उनको क्रेडिट कर देना। फिर लिखना टू वेंडर, टू राम लिमिटेड जिससे भी बिजनेस खरीदा है, और उसमें वैल्यू कौन सी आती है? परचेज कंसिडरेशन की, यानी जितने में बिजनेस खरीदा वो वाली वैल्यू इसमें आती है, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू। उसके बाद क्या आता है?
अब आपके पास अगर डेबिट में कम पड़े बैलेंसिंग फिगर, मान लो डेबिट में पैसा कम पड़ रहा है तो गुडविल लिख देना, और क्रेडिट में पैसा कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व लिख देना। आई बात समझ में? डेबिट में कम पड़े तो गुडविल और क्रेडिट में कम पड़े तो कैपिटल रिजर्व। आ गया होगा ये तो समझ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वेंडर को जब शेयर्स देते हैं तो क्या एंट्री होगी? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर शेयर अपन ने प्रीमियम पे दिए तो क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, है ना। अगर प्रीमियम पे देंगे तो एसपीआर भी आ जाएगा, और केवल शेयर दे रहे हैं तो केवल शेयर आएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली हर तरीके से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आओ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे। व्हेन अ मेंबर फेल्स टू पे अलॉटमेंट और कॉल्स ऑफ द इशू प्राइस ऑफ हिज शेयर्स within a stipulated time, then the company has a power to seize his membership and forfeit his shares. Statutory provisions regarding forfeiture of shares are as follows. देखो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था forfeiture of shares कैसे होता है, कब होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में देखो, अब कोई बंदा है जिसने पैसे नहीं दिए, हमने उसको वेट किया, उसको चिट्ठी लिखी, उसको कॉल किया, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो हम उसको लीगल नोटिस भेज देते हैं क्या कि भैया अब तेरे शेयर कर रहे हैं फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर रहे हैं, तो अब तेरे शेयर हो गए बेकार। मतलब तेरे घर पे अगर शेयर का कागज रखा हुआ है, उसको हवाई जहाज बना के उड़ा ले। ठीक है, अब वो किसी भी काम का नहीं रहा, तो उसमें इनके कंपनी के पास क्या कंडीशंस हैं जब वो फॉरफिट कर सकती है, आइए सुनते हैं 6 कंडीशंस पे। पहला, नॉर्मली शेयर्स आर फॉरफिटेड व्हेन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी आर नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। आप लोग जानते हैं ना, फॉरफिट कब करेंगे? जब वो बंदा शेयर होल्डर जो है वो अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं देगा तो ही करेंगे। दूसरा पॉइंट, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड द फॉरफीचर ऑफ शेयर। भाई ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आपका एओए जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, उसमें आपकी पावर्स होती हैं। कहते हैं उसमें लिखित में होनी चाहिए कि आप फॉरफीचर कैसे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इस पावर का उल्लेख होना बेहद ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड, if the article of association do not expressly provide for forfeiture of shares, the company can forfeit shares by passing a special resolution. भाई अगर बाई चांस मान लो एओए बनाते समय आपने नहीं लिखा हुआ था तो क्या फॉरफिट ही नहीं कर सकते? कर सकते हो, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, द शेयर होल्डर शुड बी सर्व्ड अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द फॉरफीचर। देखो भाई, शेयर होल्डर को कम से कम 14 दिन का नोटिस मिलना जरूरी है। याद रख लो, फॉरफीचर करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, 2 हफ्ते का नोटिस कम से कम होना चाहिए। अ रिजोल्यूशन टू फॉरफीट द शेयर्स मस्ट बी पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये नहीं है कि इच्छा ही जब जिसने कर दिया, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजोल्यूशन पास करोगे तभी उसके शेयर फॉरफीट कर सकते हो। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शुड टेक प्लेस इन गुड फेथ एंड शुड बी इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ये नहीं कि भाई जिसके चाहे उसके शेयर फॉरफिट कर लिया। आप जब शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो एक तो ये अच्छी भावना से होना चाहिए, दूसरा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के हित में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप इन सबको जरूर पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब हमारा टॉपिक आ गया है शेयर ऑफ फॉरफीचर का, रीइशू, रिजर्व, 3 एंट्रीज के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। बच्चों की क्लास 12th में या फर्स्ट ईयर में जब इसे पढ़ते हैं तो काफ़ी गलतियां होती थी, कई लोग स्ट्रॉन्ग भी होते हैं इनमें। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है जो पेपर में ज़्यादा पूछी जा सकती है। बाकी थियोरेटिकल पॉइंट्स थे, प्रैक्टिकली अगर कुछ पूछा जा सकता है तो इनकी वैल्यूज़ वगैरह की, शेयर फॉरफीचर में क्या वैल्यू आएगी, रिजर्व में कितनी जाएगी, तो आइए एक बार इनके बारे में भी सुन लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिट करते समय ना उल्टी एंट्री, शेयर इशू करने के समय कैपिटल बढ़ती है, शेयर फॉरफिट करूंगा तो शेयर कैपिटल को कम करूंगा, शेयर कैपिटल को कम करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल होगी डेबिट। अमाउंट ध्यान से सुनिएगा क्या आएंगी, पहले मैं एंट्री बता रहा हूँ। शेयर कैपिटल को करना है डेबिट। अब 2 में क्या आना है, देखिए इसमें क्या है, बुक में अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं, मैं आपको छोटे से बात समझा देता हूँ। 2 में वो वर्ड आता है जो हमें नहीं मिला। अगर हमें उस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट नहीं मिली तो 2 शेयर अलॉटमेंट,
फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं मिली तो टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। और अगर आपने नाम नहीं लिखे थे, आपने कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज़ किया था तो टू कॉल्स इन एरियर्स वर्ड यूज़ करेंगे। यानी कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो डेबिट तो होगा शेयर कैपिटल, क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट वो अकाउंट होगा जो आपको पैसा नहीं मिला, केवल वही। कौन सा? जो आपको नहीं मिला। अगर फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर मान लो दो चीज़ें नहीं मिली तो दो चीज़ें आप क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो अब बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? टू शेयर फॉर फीचर में। चलिए बैलेंसिंग फिगर तो बाद में आएगी, पहले हम ऊपर वाली अमाउंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे शेयर कैपिटल डेबिट होता है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, लोग सुनते तो हैं समझते नहीं हैं ठीक से। आप लोग जरा ध्यान से शब्दों पे गौर करिएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कौन सी वैल्यू से? कॉल्ड अप वैल्यू। अब समस्या ये है कि कॉल्ड अप वैल्यू होती क्या है, तो इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको 100% क्लियर हो जाएगी ये बात हमेशा के लिए, और फिर गलती नहीं करोगे इसमें कभी भी। ठीक है, देखो कॉल्ड अप वैल्यू होती है कि जिस दिन आप शेयर फोरफीट कर रहे हो ना, जरूरी है कि आप शेयर फाइनल कॉल के बाद ही फोरफीट करो। क्या आप फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट नहीं कर सकते? सेकंड कॉल के बाद, अलॉटमेंट के बाद फोरफीट नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, आप कभी भी कर सकते हो, ड्यूरिंग भी। तो कहते हैं जिस दिन भी आप शेयर फोरफीट कर रहे हो उस दिन तक शेयर कैपिटल का जितने रुपए आपने मांग लिए थे आप उससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स को। फॉर एन एग्जाम्पल, बात समझ नहीं आई ना, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो मेरा एक 100 रुपये का शेयर था और मुझे 20 शेयर फोरफीट करने, 20 शेयर्स। ठीक है, तो 20 शेयर्स अगर मैं फाइनल कॉल के बाद फोरफीट कर रहा हूँ, मैंने फाइनल कॉल तक वेट किया, बंदा पैसे देने नहीं आया, तो मैंने कहा यार पूरे 100 रुपये मांग लिए, नहीं मिले, तो अब मैं 20 इंटू 100 कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीट करने के सोच लिया, मैंने कहा नहीं है फाइनल कॉल का वेट नहीं करना, और फाइनल कॉल थी 20 रुपये की, तो वो 20 रुपये मैंने मांग लिए क्या? नहीं ना। मैंने अभी तक मांगे कितने? कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगना। मैंने अभी तक तो उसके 80 रुपये मांगे ना, 100 का शेयर था, 20 रुपये नहीं मांगे फाइनल कॉल के, अभी तक कितने मांगे? 80। तो मैं यहाँ पे 20 शेयर्स इंटू 80 रुपीज़ ही करूँगा। ठीक है, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ क्यों? क्योंकि कॉल्ड अप, यानी अभी तक मैंने उस बंदे से मांगे कितने थे? 80, तो मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा? 80 से। ये होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब होता है कि जिस दिन आप शेयर फोरफीट कर रहे हो उस दिन तक उस बंदे से कितने रुपए मांग लिए थे कैपिटल के नाम के। ठीक है, अच्छा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल वगैरह में तो कॉल्स इन एरियर वाली रकम आ जाती है, यानी जो पैसा हमें नहीं मिला ना वो वाली रकम आती है, नॉट रिसीव्ड। ठीक है, जो पैसा नहीं मिला, क्योंकि कॉल भी तभी लिखेंगे अगर पैसा नहीं मिला होगा, तो मिल गया होगा तो थोड़ी उसका नाम लिखेंगे। मान लो किसी बंदे ने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो ये अलॉटमेंट आएगा क्या? नहीं, ये अलॉटमेंट नहीं आएगा। क्या आएगा? केवल फर्स्ट कॉल, क्योंकि उससे क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल नहीं मिली। ठीक है, अच्छा, पैसे कौन से आते हैं? नॉट रिसीव्ड, यानी जो पैसा हमें उससे नहीं मिला वही पैसा यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और फिर शेयर फॉरफीचर में आ जाती है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर को शेयर फॉरफीचर में रिकॉर्ड कर देते हैं। चलो इसी पॉइंट में यहाँ पे बुक में अलग अलग करके बता रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सवाल अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का था तो क्या करें, यहाँ पे आप इनके नोट्स को भूल जाइए और जो मैं कह रहा हूँ इस बात को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? जब मांगा था उस दिन क्रेडिट किया था, ये मानते हुए कि भाई हमें इनकम मिल जाएगी। हमने क्या एंट्री करी थी, अभी देखी थी ना, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी क्रेडिट करा था हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को। आज हमें इसको रिवर्स करना है क्योंकि पैसा तो मिला ही नहीं है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है? अब जरा अमाउंट और इसका केस दोनों सुन लीजिए। पहली बात, ये डेबिट तभी हो सकता है जब आपने मांगा हो और उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया हो। ध्यान से, आपने मांगा हो और उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया हो तो ही डेबिट होगा। मान लीजिए आपने अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा था, उस बंदे ने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, अब बताओ प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने मांगा, जी हाँ, और उसने दे दिया। अलॉटमेंट पे था ना, अलॉटमेंट तो उसने दे दी, तो अगर अलॉटमेंट उसने दे दी तो उसने कोई गलती करी क्या? नहीं करी ना, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे क्या? जी नहीं, इसको डेबिट नहीं करोगे। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है अगर आपने मांगा और सामने वाले ने नहीं दिया, दोनों चीज़ें पूरी होनी जरूरी है, आपने मांगा और सामने वाले ने नहीं दिया हो। चलो मैं एक केस पूछता हूँ। आप है ना शेयर फर्स्ट कॉल पे फोरफीट कर रहे हो, फर्स्ट कॉल के बाद आपका सब्र का बांध टूट गया और आप शेयर फोरफीट कर रहे हो। आपको जो प्रीमियम लेना था वो फाइनल कॉल पे लेना था। ठीक है, आप फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट कर रहे हो, बताओ आप सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा? जी हाँ, अब भी डेबिट नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। भाई अगले ने दिया नहीं, ये बात तो सही है कि फाइनल कॉल नहीं दी, लेकिन अभी तक तो हमने उससे मांगा ही नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुई नहीं। तो जब तक शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट ही नहीं हुई तो टू शेयर कैपिटल कैसे करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कैसे करेंगे? ठीक है, तो समझ गए, फर्स्ट कॉल नहीं मिली और जबकि उसका प्रीमियम था फाइनल कॉल पे, तो प्रीमियम क्योंकि फाइनल कॉल पे था तो इसलिए हम लोग उसको डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने उसको मांगा ही नहीं। दोनों कंडीशन पूरी होनी बेहद ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये था आपका शेयर फॉर फीचर का टॉपिक। ठीक है, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। अच्छा, अब शेयर फॉर फीचर के बाद बात आती है री इशू करने की। ठीक है, तो री इशू कैसे करेंगे? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं बाजार में नए, तो शेयर री इशू कर रहे हैं हम लोग। शेयर री इशू करते समय बैंक को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल करेंगे। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल अगर फेस वैल्यू पे इशू किया तो। और अब आप लोग जान के हैरान होंगे, यहां पे क्या लिखा है? इशूड एट डिस्काउंट। शेयर री इशू डिस्काउंट पे हो सकते हैं क्या? जी हाँ, इसका जवाब है शेयर्स री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, इशू नहीं हो सकते, री इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे बात आती है कि मैक्सिमम कितने पे इशू कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने पे इशू कर सकते हो? आप मैक्सिमम री इशू कर सकते हो जितना आपने पैसे फोरफीट किए थे ना, जब्त किए थे जितने, उतने पे ही अगर आप उसको री इशू कर दो, ठीक है, तो आप कर सकते हो उसे डिस्काउंट पे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो, जैसे मान लो आपने कोई 100 वाला शेयर था, उसके 80 रुपये मिल चुके थे, 20 रुपये बैलेंसिंग फिगर आपने क्रेडिट कर दिया था फॉर फीचर की एंट्री में, शेयर फॉर फीचर के सामने 20 रुपये क्रेडिट कर दिया था। तो वो जो 20 रुपये आपने क्रेडिट किया था ना, आप मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो अप टू 20 रुपीज़। यानी आप 20 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो, 19 का, 18 का, 15 का, आप उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते, आप 25 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, मैं लास्ट में एक बार समअप करूंगा इस लाइन को बाद में। ठीक है, तो एंट्री क्या करोगे? वो जो बैलेंसिंग फिगर है, जो नुकसान है, उसे आप डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते, उसे आप किस नाम से रिकॉर्ड करते हो? शेयर फॉर फीचर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अच्छा आगे, इफ री इशूड एट प्रीमियम, क्या आप ज़्यादा पे इशू कर सकते हो? देखो, ज़्यादा पे इशू करना तो आपकी हमेशा की पावर है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। तो क्या एंट्री करोगे? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इस पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आपका फायदा हुआ है। देखो, यहाँ तक तो बातें सारी सही थी। अब जो एंट्री आती है वो होती है फॉरफीचर की एंट्री, लास्ट की रिजर्व ट्रांसफर की। शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसकी जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो वैल्यू कैसे निकलती है? ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। पहला तो शॉर्टकट मेथड। कब लगा सकते हैं शॉर्टकट मेथड? अगर जितने शेयर आपने फोरफीट किए हैं उतने सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए हों। पहला मेथड, जितने शेयर फोरफीट किए हैं सारे के सारे री इशू कर दिए हों, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली आप क्रेडिट माइनस डेबिट कर सकते हो। अब ये क्रेडिट माइनस डेबिट का मीनिंग क्या हुआ? देखो, शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था, उसमें से री इशू वाली एंट्री में शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मान लो क्रेडिट हुआ था 2000 से, डेबिट हुआ 500 से, तो कितने रुपए बच गए? 1500 बच गए ना, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो पहला शॉर्टकट मेथड तो क्या है? पहला तरीका तो ये कब लगा सकते हो? जब जितने शेयर आपने फोरफीट किए थे, मान लो आपने 20 शेयर फोरफीट किए थे और 20 के 20 री इशू कर दिए, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन अगर 20 की जगह 19, 15, 18, 20 से कम शेयर री इशू किए हो ना, तो फिर आपका ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? और सेकंड केस समझाता हूं, जब आपके री इशू जो हों वो कम हों, यानी केस 2, फॉरफीचर किए थे आपने 20 शेयर लेकिन री इशू 20 से कम कर रहे हो। ठीक है, मान लो फॉरफीट किए थे 20 जबकि री इशू कितने किए? 15। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला सिखा रहा हूं, इस फार्मूले को ध्यान से देखेंगे। देखिए, फार्मूला है क्रेडिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड माइनस डेबिट।
ये कौन सा फार्मूला आ गया, बड़ा बेहतरीन फार्मूला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। क्रेडिट इंटू री इशूड अपॉन फोरफिटेड माइनस डेबिट। देखिए क्रेडिट क्या है, क्रेडिट का मतलब है जब आपने शेयर फोरफीट किए थे, उस फोरफीचर की एंट्री में जब शेयर फोरफीचर क्रेडिट किया था तो कितने रुपए से क्रेडिट किया था वो अमाउंट यहाँ आ जाएगी। डेबिट का मतलब अभी भी वही है, डेबिट का मतलब क्या है कि शेयर री इशू की एंट्री में जो आपने जितनी वैल्यू से इसको डेबिट किया था उसने से ही डेबिट। देखो अभी मैंने पिछला फार्मूला पढ़ा था ना, उसमें क्रेडिट माइनस डेबिट था, वो क्या था, फोरफीचर के एंट्री में जो क्रेडिट हुआ माइनस री इशू की एंट्री में जो डेबिट हुआ, यही था ना। वो तो अभी भी है क्रेडिट माइनस डेबिट, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड से डिवाइड करना है। यानी 20 से तो कर दो डिवाइड और 15 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि 15 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 15 शेयर री इशू किए हैं, और 20 से डिवाइड क्यों, क्योंकि फोरफिट कितने किए थे, 20। इससे जो आंसर निकलेगा ना वो आप किसी भी सवाल में आप चेक कर सकते हैं, परफेक्ट आंसर निकलेगा। ये फार्मूला आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये एक्सपीरियंस से बनाया हुआ फार्मूला है, तो आप इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। क्रेडिट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड माइनस डेबिट। अगर आप लोगों को इस फार्मूले में जरा सी भी कोई दिक्कत आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस पर एक छोटी सी वीडियो दोबारा बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आज का टॉपिक खत्म होता है जर्नल एंट्रीज का भी। वैसे तो देखिए शेयर कैपिटल के बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रोराटा वोराटा इन सब के, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो सवाल आता है वो 1 मिनट मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए इतने बड़े क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस, इंटरेस्ट के रेट्स क्या हैं, फोरफीचर की एंट्री किस वैल्यू से होती है, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप होता है या क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है ना। इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखने की ज़रूरत थी। आई होप मैंने आप लोगों को ये चीज़ें ठीक से समझा दी हैं। अगर कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट कीजिए, बुरी लगती है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम अगली वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।